नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ क्लिक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कुछ देर पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुन रहा था। वो बिहार के अररिया से एक भाषण दे रहे थे चुनाव रैली में, और उनके भाषण में मैं देख रहा था कि विकास जो शब्द है, जो पहले 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में भी अनेक बार आता था जब कभी वो भाषण देने जाते थे, और चुनाव से पहले भी वो चुनाव सभाओं की तरह ही भाषण करते रहते थे। हमेशा उनकी सभाएं, उनकी रैलियां होती ही रहती हैं। चुनाव मोड में हमेशा वो रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जब चुनाव बिल्कुल कदम ताल कर रहा है, हर जगह एक फेज में दूसरा फेज आता है, तीसरा फेज आता है, तो उनके भाषणों से विकास गायब है। आज भी मैंने देखा कि वो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे थे। सरहद पर जो मामला है, कैसे हम टक्कर दे देंगे, कैसे हम आतंकवादियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, वगैरह वगैरह ये बातें कर रहे थे। तब मुझे अचानक प्रज्ञा सिंह ठाकुर की याद आई कि वो जो आई हैं चुनाव मैदान में भोपाल बहुत मध्य प्रदेश की शालीन, सभ्य और शांत जगह मानी जाती है। मुझे समझ में नहीं आया कि शिवराज सिंह चौहान जैसे बहुत सारे नेता भाजपा में हैं जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जगह भोपाल की प्रतिष्ठा की सीट से उम्मीदवार बन सकते थे, लेकिन आखिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्यों बनाया गया? तो बताते हैं कि अपने आप को विकास पुरुष बताने वाले व्यापक ख्याति के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान साहब दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे। भोपाल क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? भाजपा को उम्मीदवार की कड़की थी दरअसल भोपाल में, और भोपाल के किसी चंडू खाने में किसी ने चर्चा कर दी कि भाजपा को चाहिए कि दिग्विजय के खिलाफ वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मैदान में उतारे। ऐसा लोग कहते हैं, ये भोपाल वाले कहते हैं। मैं भोपाल के किसी पत्रकार से बात कर रहा था, उसने ये मुझे सूचना दी। किसी ने वहाँ सुषमा जी का भी नाम लिया जो पिछले चुनाव में बगल के विदिशा से जीती थी, पर आला कमान ने ठाकुर को वरीयता दी और ठाकुर यानी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सचमुच मैदान में आ गई। आतंकवादी गतिविधियों में स्वयं लिप्त रहने और कईयों की हत्या के षड्यंत्र की संदिग्ध और सबसे प्रमुख अभियुक्त, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो वाकई कन्विक्ट हो गई हैं, बिल्कुल नहीं, ये आरोप हैं और गंभीर आरोप हैं। बहुत सारे प्रामाणिक चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन वो ठाकुर के नाम की घोषणा भी कर दी गई बगैर ये इंतजार किए कि जो मुकदमा उन पर चल रहा है उसका फैसला तो आने देते। कैसी अजीब बात है कि जिस वक्त प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम तय हो रहा था, उसी वक्त भारत के आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की आकाशीय पहचान माने जाने वाली देश की सबसे पुरानी और मजबूत निजी एयरलाइंस जेट एयर के डैने अनिश्चित काल के लिए जमींदोज हो रहे थे। खुशहाल समाज के रहन सहन से होड़ लेने की आदत बना चुके जेट के हजारों कर्मचारी अचानक सड़क पर आ गए। इनकी संख्या 22,000 बताई गई है। यानी इन सबके परिजनों को अगर मिला दिया जाए तो 1 लाख से ज़्यादा लोग सीधे, और अन्य लोग जो लाखों में हो सकते हैं वो इनडायरेक्टली इससे प्रभावित होंगे। बैंकों और अन्य जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो नुकसान हुआ है, उनकी जो हालत ख़राब हुई है इस पूरे मामले में, वो अलग से आंकड़ा सामने आ रहा है। ऐसे समय जब 120 विमानों के बेड़े वाली, अच्छी भली समझे जाने वाली, देश विदेश की उड़ान भरने वाली ये एयरलाइंस जमींदोज हो रही हो, भारत का कोई सत्ताधारी दल चुनाव में भला विकास के नारे कैसे लगाएगा? किस मुंह से वो प्रगति और विकास की बात करेगा? ये मेरे को बिल्कुल बात समझ में आ रही थी। और ये केवल जेट का मामला नहीं है जनाब, इससे पहले का भी आप सिनारियो देखें तो नोटबंदी से लेकर करोड़ों के बेरोजगार होते जाने की कहानियां लोगों के सामने आती रही हैं पिछले 4-5 सालों से। मुख्यधारा मीडिया चाहे जितना छुपाने की कोशिश करता रहा हो, लेकिन वैकल्पिक मीडिया मंचों, शोध और अन्य थिंक टैंकों की रपटों के जरिए बढ़ती बेरोजगारी, छिनती नौकरियों और सार्वजनिक क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र के तमाम उपक्रमों में छाई उदासी की जानकारी लगातार फैलती रही है। और जो लोग विक्टिम हैं वो क्यों नहीं स्वयं देखें कि हाल क्या है? तो BSNL, MTNL से लेकर भेल, शेल और हेल तक सबकी समस्याओं को सड़क पर सुना जाने लगा, बोला जाने लगा, सबके बारे में त्राहिमाम की स्थिति पैदा हो गई। 1,74,000 कर्मचारियों वाले BSNL के बारे में सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने कम से कम 35,000 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने की सिफारिश कर दी।
आनन फानन में पहले इन कर्मचारियों के एलटीसी और मेडिकल भत्ते के फंड को फ्रीज किया गया। ऐसे में कोई सत्ताधारी पार्टी, आप ही बताइए, प्रगति, तरक्की और विकास की बातें कैसे कर पाती? क्या लोग इतने बेवकूफ़ इस देश के हैं कि आप विकास की बात कीजिए और विनाश कर रहे हों और तब भी न देखें लोग? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कारोबार मेरे डीएनए में है कहने वाले जितने पराक्रमी नेता हैं, इन लोगों ने पुलवामा, बालाकोट और अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन का जो सहारा लिया वो अनायास नहीं, लेकिन वो सब ज़्यादा दिन नहीं टिका। शहरों से ज़्यादा गाँव के लोग सत्ताधारियों के इस तिकड़म को समझने लगे। खेतिहर संकट से जूझते किसानों ने कई बार मार्च किया। यूपी और राजस्थान के किसानों ने भगवा ब्रिगेड के गोरक्षा से मॉब लिंचिंग के उपद्रव को नजदीक से झेला था। मुखालफत बढ़ती रही। भारत में धरती से आसमान तक छाई इस उदासी और गतिरोध के गहराते दौर में नकली राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ये जो तमाम जो मामले थे, इनको जो खारिज हो रहे थे, जो एजेंडा नहीं टिक रहा था, मुझे लगता है कि इसी के बीच, इसी के बरक्स भोपाल में प्रज्ञा सिंह ठाकुर का अवतरण कराया गया, जिन्होंने बताया कि उनके श्राप से मारे गए हेमंत करकरे। क्या बताया? कहा कि उन्होंने जो पाप किया, उनके बारे में जो उन्होंने देश को जानकारी दी, जिस तरह उस केस की पड़ताल त्वरित ढंग से की, तत्काल खोज पड़ताल हुई, स्कूटर, वो गाड़ी पकड़ी गई, वो तमाम टेलीफोन कॉल के तमाम सबूत सामने लाए गए। इस पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर इतनी गुस्साई कि उन्होंने ये तक कह दिया कि उनके श्राप से हेमंत करकरे मारे गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ, वो दरअसल पाकिस्तान से आए हुए जो आतंकियों ने हमला किया, वो दरअसल प्रज्ञा सिंह ठाकुर के श्राप का नतीजा था। कैसी बात है? यानी श्राप न देती तो पाकिस्तान से आतंकी आते ही नहीं। यानी भगवा ब्रिगेड की एक कथित साध्वी के श्राप से वह सारा कुछ हुआ, जिससे देश में तहलका मच गया और हमारे मुल्क की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है वो हिल गई, सुरक्षा हिल गई। फिर आप ही तय कीजिए, देश का भला कौन चाहता है और बुरा कौन चाहता है? देश के लिए शहादत किसने दी और अब चुनाव लड़कर या जीतकर अपने गुनाहों को जनता की मंजूरी का कवच कौन खोज रहा है? इस बीच कैसे कैसे झूठ उजागर हुए हैं। बालाकोट में 300 से 500 लोगों के मारे जाने की बात किसने और क्यों प्रचारित की थी? अभिनंदन के बारे में कितने सारे झूठ किसने उगले थे? उनकी तस्वीर को लेकर अपनी गाड़ियों पर, चुनाव प्रचार की गाड़ियों पर उनकी तस्वीरें किसने लगाई थी? चुनाव आयोग अब तक प्रधानमंत्री के लातूर भाषण पर खामोशी है। जिन्होंने लातूर में हिंदुस्तान पाकिस्तान किया था, जिन्होंने सुरक्षा की बात की थी, जिन्होंने सेना की बात की थी, और चुनाव आयोग ने कहा था कि सेना के नाम पर मतदान चुनाव में वोट नहीं मांगा जाए। मैं नहीं जानता कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस चुनाव का आखिरी पोलराइजिंग शिगुफा हैं या अभी और कुछ आने वाला है, कुछ और चौंकाने वाले मंजर सामने आने वाले हैं। पर यह बात मैं अच्छी तरह बता सकता हूं कि प्रगति, सबका साथ सबका विकास, सुधार या समाज में बहार की बात अब बिल्कुल नहीं आएगी। यकीन मानिए, मंदिर मस्जिद फेल कर गया है, ये कथित साध्वी का शिगुफा भी फेल कर जाएगा और कर रहा है। अब आप देखते रहिए आगे क्या होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात का समापन करता हूँ। लेकिन ये जो बात हो रही है, इस बात को यहीं स्टूडियो में इसका अंत हो रहा है। इसको आप अपने समाज में, अपने गली में, अपने चौराहे पर, अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में, काफ़ी हाउस, चायघर, हर जगह सोचिए, चिंता कीजिए, लोगों के बीच इस पर डिस्कशन कीजिए कि आखिर इस मुल्क को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, किस तरह का मंजर सामने आ गया है ये, और कैसे अपनी जमहूरियत को बचाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।